हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमारा जो प्रीवियस वीडियो था वो था ऑटो ट्रांसफार्मर के पार्ट 1 के ऊपर। आज का जो हमारा वीडियो है वो है पीटीयू बीटेक स्टूडेंट्स के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर यस। सो हमारा जो प्रीवियस वीडियो था वो था ऑटो ट्रांसफार्मर के ऊपर। आज का जो हमारा वीडियो है वो है ऑटो ट्रांसफार्मर के ऊपर पार्ट 2। ठीक है, तो देख लेते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया था और यहाँ तक हमने सारी जो है के की वैल्यू तक जो है प्रूव करती थी। अब हम आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लेट एट एनी इंस्टेंट, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर, द एक्साइटिंग करंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने वाला जो करंट है, एक्साइटिंग करंट, इट इस्टेब्लिशेज अ वर्किंग एमएमएफ। ये एक एमएमएफ जो है उसको इस्टेब्लिश कर देती है। एमएमएफ क्या होता है ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ये है एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जो मैग्नेटोमोटिव फोर्सेस के बारे में क्या लिखा है, द एमएमएफ इज जनरेटेड बाय द कॉइल। ये है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ये कॉइल खुद जनरेट करती है। ठीक है, और द स्ट्रेंथ रिलेटेड टू द नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट इज कॉल्ड मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जब हम फोर्स इज इक्वल टू एन इन टू आई करते हैं, यहाँ पर फोर्स जो है मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, तो जो ये एन है ये क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स, और आई क्या है यहाँ पर करंट। तो हम इसको इस तरीके से जो है शो करते हैं, फाई की फॉर्म में, फाई इज इक्वल टू एन आई अपॉन आर। ठीक है, तो ये था इसका फॉर्मूला। अब हम चलते हैं यहाँ पर। हमने क्या देखा कि एक किसी इंस्टेंट के ऊपर जो ए से बी तक का करंट है उसे हम एक्साइटिंग करंट कह रहे हैं, और उस एक्साइटिंग करंट की वजह से, जैसे एक आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ते हो, वो किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन की वजह से। ऐसे ही एमएमएफ है, क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स मतलब मैग्नेटिक इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड इन द कोर, इसकी जो पोजीशन होगी वर्टिकली अपवर्ड होगी। ठीक है, ऐसे कुछ जाएगा ये। व्हेन स्विच एस इज क्लोज, जब हम स्विच एस को क्लोज कर देंगे तब क्या होगा, चलो हम इसे इरेज कर देते हैं पूरा। When switch S is closed, current in winding BC must flow from B to C। जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे तो जो करंट है बी सी में, वो बी से सी की तरफ फ्लो होना चाहिए। इन ऑर्डर टू क्रिएट एन एमएमएफ अपोजिंग द एक्साइटिंग और वर्किंग एमएमएफ। क्या कर रहे हैं, अगर जो ए सी में हमारा, सॉरी ए बी में हमारा था अपवर्ड डायरेक्शन में एमएमएफ, तो बी सी को इस तरीके से हम अरेंज करेंगे कि उसमें जो करंट आए उससे जो एमएमएफ जनरेट हो वो अपोजिंग द एक्साइटिंग वर्किंग एमएमएफ हो, ये इसको अपोज कर रहा है। ठीक है, एज पर लेंस लॉ, ये लेंस लॉ में भी होता है। अगर हम लेंस लॉ का क्या सिंपल मीनिंग है कि अगर एक डायरेक्शन में जो है करंट जा रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट जाएगा वो दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, ताकि ये जो करंट है ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, सिंस द वर्किंग एमएमएफ इन अ ट्रांसफार्मर रिमेन्स कांस्टेंट,
जैसे कि हमें पता है कि जो वर्किंग एमएमएफ है यानी कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में थी इन ट्रांसफार्मर रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगी एट इट्स नो लोड वैल्यू। जब हम कोई भी लोड जो है ट्रांसफार्मर को नहीं देंगे तब तक वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। द प्राइमरी मस्ट ड्रॉ एडिशनल करंट I1 फ्रॉम द सोर्स। लेकिन जो प्राइमरी कॉइल होती है उसका बनता है कि वो एक करंट I1 सोर्स से जो है अपनी तरफ खींच ले इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ करंट IBC, ताकि जो IBC करंट है वो जो है निगलेक्ट हो जाए I1 की वजह से, ऐसा। नाउ इन वाइंडिंग AB I1 फ्लोज फ्रॉम A टू B। जो वाइंडिंग आपकी AB होती है उसमें I1 जो है वो A से B तक फ्लो करता है। वाइल इन वाइंडिंग BC I2 फ्लोज फ्रॉम B टू C। BC में क्या है, B से C I2 करंट फ्लो कर रहा है। AB में क्या है, I1 जो है A से B तक फ्लो कर रहा है। देयरफॉर द करंट इन वाइंडिंग BC इज I1। तो हम सिंपली इस सब का कंक्लूजन ये कहते हैं कि जो करंट BC है I1 में therefore the current in winding BC is I1 from C to B and I2 from B to C। तो वाइंडिंग BC में I1 जो करंट है वो C से B की तरफ जाता है और जो I2 है वो B से C की तरफ जाता है। Here the current I2 is greater than I1। यहाँ पर ये कह दिया इन्होंने कि I2 I1 से ग्रेटर है, क्यों, क्योंकि V2 V1 से लेस देन है। And their MMFs are opposite each other at every instant। तो उनकी जो MMF है वो हर एक इंस्टेंट पर वेरी करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे IBC क्या होगा। IBC आ जाएगा I2 माइनस I1। ये देखिए, ये जो हमारा डायग्राम था ना, इसके ऊपर इसके ऊपर जो IBC है, हाँ ये देखिए, ये है हमारा BC। यहाँ से BC में जो करंट जो जा रहा है वो है I2 और जो AB में जो करंट है फ्लोइंग वो है I1। आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये है ऑटो ट्रांसफार्मर की डायग्राम विद लोड, ठीक है। और इसको जो हमने दी हुई है वोल्टेज वो है V1 और लोड की तरफ जो वोल्टेज है वो है V2, ठीक है। अब हम कहाँ थे, यहाँ पर थे जी। अब अगर हमने MMF ऑफ वाइंडिंग AC फाइंड करनी है तो हमने क्या किया, I1 के साथ N1 माइनस N2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया I1 इंटू N1 एंड I1 माइनस N2। नेक्स्ट क्या हुआ, हमने I1 N1 को I2 N2 लिख दिया। यहाँ पर हमने I2 N2 लिख दिया, तो ये साथ में ऐसा आ गया, I1 N2 माइनस में आ गया, तो हमने क्या किया, N2 को कॉमन कर लिया, I2 माइनस I1। तो ये बन गया I2 माइनस I1 किसकी वैल्यू थी, IBC की, तो ये बन गया IBC N2 विच इज इक्वल, नाउ द MMF ऑफ वाइंडिंग AC इज इक्वल टू MM ऑफ वाइंडिंग CB, ठीक है, ऐसा हो गया। It is therefore seen that transformer action takes place between winding सेक्शन AC एंड वाइंडिंग सेक्शन BC। तो हमने देखा कि ट्रांसफार्मर जो एक्शन लेता है वो AC और BC के बीच में लेता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं, और शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं, द वोल्ट अम्पियर्स अक्रॉस वाइंडिंग AC, जो वोल्ट और अम्पियर है AC के अक्रॉस, वो ट्रांसफ़र होते हैं ट्रांसफार्मर एक्शन से टू द लोड कनेक्टेड अक्रॉस वाइंडिंग BC। जो AC के तरफ से वोल्ट एम्पियर्स होते हैं वो ट्रांसफार्मर के थ्रू जो है लोड कनेक्टेड BC तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे पावर ट्रांसफॉर्म्ड इन VA। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, सो V इंटू VAC इंटू IAC विच कैन बी रिटन एज V1 माइनस V2 I1, ओके।
टोटल पावर टू बी ट्रांसफर्ड और इनपुट पावर इन वी ए इज, जो टोटल पावर होगी वो होगी V1I1। सो अगर हमने इनको फाइंड करना हो दोनों की रेशो, इसकी और इसकी रेशो अगर फाइंड करनी हो इन दोनों की, तो हमने यहाँ पावर ट्रांसफॉर्म्ड जो है ऊपर लिख दी V1 माइनस V2I1 और ये टोटल पावर जो है नीचे लिख दी V1I1। तो यहाँ से हमारा कुछ ये है कट हो गया, ये आ गया यहाँ से, इसका नेक्स्ट स्टेप लिखा नहीं हुआ। दिस इज़ V1/V1I1 एंड माइनस को लग कर दिया V2/V1I1। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गए 1/I1 और ये आ गया ओके I1 इन्होंने पहले ही बाहर ही कैंसिल कर दिए। तो यहाँ पर आया V1/V1 इज़ 1 एंड V2/V1 एज इट इज़ आ गया। अब इन्होंने क्या किया, V2/V1 को K की वैल्यू लिख दिया, सो 1 माइनस K लिख दिया। तो यहाँ से इस टाइप के फॉर्मूला से हमें क्या पता चला, यहाँ से इस फॉर्मूला से हमें ये पता चला कि जो पावर ट्रांसफॉर्म्ड है, पावर ट्रांसफॉर्म्ड जो है 1 माइनस K टाइम्स पावर यूनिट है। ठीक है, ये वैसे पावर की डेरिवेशन आ रही है, ऐसे आपको पावर का इतना नहीं है तो आप थोड़ा सा आपको जिसमें कंप्लीट कर दीजिए। आउट ऑफ इनपुट वोल्ट एम्पियर्स V1I1 ओनली IAC इज ट्रांसफॉर्म्ड टू द आउटपुट ट्रांसफॉर्मर। सिर्फ ये जो V1I1 है उनमें से सिर्फ VAC/IC ही जो है आउटपुट के फॉर्म में आती है ट्रांसफार्मर तक। द रिमेनिंग पावर इन वोल्ट एम्पियर रिक्वायर्ड फॉर द आउटपुट आर कंडक्टेड डायरेक्टली टू द सेकेंडरी फ्रॉम द प्राइमरी। जो रिमेनिंग पावर है वो डायरेक्टली ही सेकेंडरी से प्राइमरी की ओर चल जाती है। तो पावर कंडक्टेड इन VA इज टोटल पावर इन VA माइनस ट्रांसफॉर्म पावर इन VA। सो इसकी वैल्यू लिखी टोटल पावर V1I1 माइनस ऑफ V1 माइनस V2 इंटू I1। सो ये बन गया V2I1। नाउ पावर कंडक्टेड इन VA अपॉन इनपुट पावर इन VA V2I1 अपॉन V1I1 इक्वल टू K आ गया। तो यहाँ से हमें पता चला पावर कंडक्टेड इज इक्वल टू K इंटू पावर यूनिट। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म्ड पावर अपॉन इनपुट पावर इन VA इज इक्वल टू 1 माइनस K एंड पावर इन कंडक्टेड इन VA अपॉन इनपुट पावर इन VA इक्वल टू K आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ट्रांसफार्मर की। कई बार ना आपको छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, लाइक 2 मार्क्स के क्वेश्चन में राइट द एडवांटेजेस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, जैसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकता है, राइट एनी टू एडवांटेजेस आ सकता है या एप्लीकेशंस टाइप कुछ ऐसा शॉर्ट में 2 मार्क्स में, एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा ना, अगर वर्किंग और कंस्ट्रक्शन भी है सिलेबस में, तो थोड़ा बहुत एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऐसी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ लेनी चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस। ठीक है, An auto transformer requires less CU than a two-winding transformer of similar rating. एक जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, लेस CU चाहिए उसे, यानी कि कॉपर का जो है कॉपर उसे कम चाहिए देन अ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, क्योंकि 2 वाइंडिंग्स होंगी तो कॉपर जो है ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर इतनी नहीं चाहिए। ओके, देन An auto transformer operates at a higher frequency than a two-winding transformer of similar rating. इसमें क्या फ़ायदा है कि इसकी हाइयर फ्रिक्वेंसी होगी। ट्रांसफार्मर जो है उसमें कुछ ना कुछ एरर्स आ सकते हैं, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता, ये हाईली एफिशिएंट होता है। नेक्स्ट, एन ऑटो ट्रांसफार्मर हैज़ अ बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। ऑटो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन भी बहुत बेटर है देन अ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑफ द सेम रेटिंग।
सो आपको पता चल गया कि जो वोल्टेज है वो भी रेगुलेट बढ़िया करता है ऑटो ट्रांसफार्मर देन अ नॉर्मल ट्रांसफार्मर। एन ऑटो ट्रांसफार्मर हैज़ अ स्मॉलर साइज। ऑटो ट्रांसफार्मर का साइज भी स्मॉलर होता है तो मोर कन्वीनियंट है देन अ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑफ द सेम रेटिंग। तो मोर कन्वीनियंट हो गया ये, क्योंकि हम इसे ईजिली जो है एक जगह से दूसरी जगह जो लेकर जा सकते हैं। An auto transformer requires smaller exciting current than a 2 winding transformer of the same rating। तो इससे हमें पता चला कि ये एक स्मॉलर एक्साइटिंग करंट के ऊपर ही जो है काम कर देता है और ट्रांसफार्मर की तरह इसे ऐसे कोई अलग से करंट की ज़रूरत नहीं है। अब हम डिसएडवांटेजेस देख लेंगे इसकी। There is a direct connection between primary and secondary, therefore the output is no longer DC isolated from the input। तो ये क्या है, इसमें एक ही वाइंडिंग होती है तो AC हमारा प्राइमरी कॉइल भी वही है और सेकेंडरी कॉइल भी वही है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी DC आइसोलेशन नहीं हो रही इनपुट के साथ, ठीक है। An auto transformer is not safe for stepping down a high voltage to a low voltage। ये सेफ नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा जब हम स्टेप डाउन करेंगे हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट, द शॉर्ट सर्किट करंट इज मच लार्जर देन द 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। जो इसका शॉर्ट सर्किट करंट होगा वो काफ़ी लार्ज होगा जो शॉर्ट सर्किट करंट The short circuit current is much larger than a 2 winding transformer। The short circuit current is much larger than 2 winding transformer of same rating। इसका जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है than a normal transformer। During short circuit condition, secondary causes part of the primary also to be short circuit। जब शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आती है तो सेकेंडरी जो है सेकेंडरी पार्ट उसका वो प्राइमरी को भी शॉर्ट सर्किट कर देता है। दिस रिड्यूसेस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। इससे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है और रिएक्टेंस होता है यानी कि XL वो कम हो जाता है। देन है नेक्स्ट एप्लीकेशंस। Single phase and 3 phase auto transformers are employed for obtaining variable output voltages at the output। जो सिंगल फेज है यानी कि 1 फेज और जो 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं वो यूज़ करते हैं हम आर एम्प्लॉयड फॉर obtaining वेरिएबल आउटपुट वोल्टेजेस एट दैट आउटपुट। उसके लिए हम डिफरेंट जो है वैल्यूज हमें मिल जाती हैं आउटपुट के लिए। ऑटो ट्रांसफार्मर्स आर यूज टू कंपनसेट द वोल्टेज ड्रॉप्स। ऑटो ट्रांसफार्मर मेनली हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसे हम कंपनसेट कर लें इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स। जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स होती हैं यानी कि जो बिजली की तारें होती है उनमें हमारे वोल्टेज ड्रॉप देखा जाता है, उसको कम करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज़ किया जाता है। When used for this purpose, they are known as booster transformer। जब हम उनको जो है कंपनसेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप के लिए यूज़ करते हैं तब उनका नाम न्यू हो जाता है, उसको हम कहते हैं बूस्टर ट्रांसफार्मर कि बूस्ट कर देता है ये इसको। Then auto transformers with a number of tappings are used for starting induction motor and synchronous motor। ऑटो ट्रांसफार्मर जिसके पास एक नंबर ऑफ टैपिंग्स हों उनको हम यूज़ करते हैं इंडक्शन मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए या सिंक्रोनस मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो
तो यहाँ तक हमने जो पता कर लिया कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, कंडीशंस क्या होती हैं. सो दिस वाज द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.